हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 3 मार्च का फर्स्ट एडिटोरियल। तो सबसे पहले तो जो वर्ड्स आज आप नए सीखेंगे उनमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं। आज के एडिटोरियल में 15-16 वर्ड्स तो मैंने पीडीएफ में डाले हुए हैं और पीडीएफ मिलता है आपको पेड कोर्स में। तो अब B106 एक बैच चल रहा है, B106। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली एडिटोरियल पीडीएफ के साथ प्राप्त करने के लिए। यही एडिटोरियल एप्लीकेशन पर मॉर्निंग में 8-9 बजे के करीब अपलोड हो जाता है और एक सेशन और आता है लेट नाइट, वो क्विज सेशन होता है। वहाँ पे हम डिफरेंट प्रकार के जो क्विजेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक एसएससी में पूछते हैं वो क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे आपको। इन दोनों का पीडीएफ आपको साथ मिलेगा, तो वो आप कोर्स बाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो वर्ड्स आप सीखेंगे, सैल्यूटरी शब्द है, ये एक एडजेक्टिव है। सैल्यूटरी का मतलब है बेनिफिशियल। वैसे देखिए किसी भी शब्द का क्या होना है वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये निकालना आसान है, इसकी तुलना में कि आप सीधा किसी वर्ड को ही प्रेडिक्ट करें कि ये वर्ड ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है किसी भी सेंटेंस को देखकर। लेकिन चूंकि मैंने एडिटोरियल को पढ़ा है तो उस एडिटोरियल के अंदर क्या उसका पार्ट ऑफ स्पीच है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन करके देता हूँ। बेनिफिशियल है और प्रॉफिटेबल कह सकते हो, और इसे आप यूजफुल कह सकते हो। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स होंगे, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, यूजफुल। मतलब लाभदायक कह सकते हो, उपयोगी कह सकते हो। दूसरा है कट स्लैक, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू ट्रीट इन लेस हार्श और स्ट्रिक्ट वे। टू ट्रीट इन लेस हार्श और स्ट्रिक्ट वे मतलब कम सख्ती से पेश आना। किसी से अगर आप कम सख्ती से पेश आएँ तो उसे कहा जाता है कट स्लैक। फिर है गेट ऑफ द ग्राउंड, ये एक फ्रेज है। इसे आप कहेंगे स्टार्ट या बिगिन, शुरू करना। ठीक है। फिर है एक्सर्ट, ये एक क्रिया है। अब एक्सर्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है यूज करना, या फिर आप इसे कहेंगे यूटिलाइज करना। वैसे अत्यधिक मेहनत करने को, प्रयास डालने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि इसमें जो दे रखा है यूज़ एनर्जी दे रखा है, मीन्स एक्सर्ट एनर्जी दे रखा है, मीन्स एनर्जी का उपयोग करना। इसके बाद इन द डोल्ड्रम्स है, ये एक फ्रेज है। इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है नॉट टू परफॉर्म वेल, नॉट परफॉर्मिंग वेल कह दीजिए। अगर कोई बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री है, वो इन डोल्ड्रम्स है, इसका मतलब कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, इन नॉट परफॉर्मिंग वेल। रोइल है, रोइल वर्ब है। इसका मतलब अपसेट या डिस्टर्ब, मीन्स कोई भी काम जो हो रहा है, कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसको किसी चीज़ ने रोइल कर दिया, इसका मतलब वो एक्टिविटी जो है वो अब उसमें व्यवधान आ गया है, रुकावट आ गई है, हिंड्रेंस आ गया है। ठीक है, और वो एक्टिविटी एग्जैक्टली वैसा नहीं चल रही जैसा कि उसको चलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रोइल। एक है ओवरहैंग, ओवरहैंग वर्ब है। इसका मतलब एक तो होता है लूम, मंडराना। ठीक है भाई, आप लगातार एक चीज़ मंडराती रहे, लगातार एक चीज़ होने का डर रहे, तो उसे आप कहते हैं ओवरहैंग। या फिर ओवरहैंग जो शब्द है इसको आप यूँ कह सकते हो कि काफ़ी लंबे समय तक कोई चीज़ का रहना या फिर नेगेटिव असर डालना। तो इसका मतलब ये भी है कि टू हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, टू हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर नकारात्मक असर डालना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये तो कुछ 7 वर्ड्स थे और आज के एडिटोरियल टाइटल आपको दे रखा है लूजिंग स्टीम, ये इसका टाइटल है। लूज स्टीम एक फ्रेज होती है। सबसे पहले आप सीखिए कि टाइटल से ही आपको एक पहला फ्रेज मिल रहा है लूज स्टीम। इसका मतलब होता है टू स्लो डाउन, धीमा पड़ जाना, या फिर लूज एनर्जी, एंथुजियाज्म, ऊर्जा कम हो जाना, एंथुजियाज्म कम हो जाना, फोर्स कम हो जाना, ये सब होता है लूज स्टीम का। यहाँ पे जो इसका मतलब है स्लो डाउन से मतलब है धीमा पड़ जाना। क्या चीज़? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी हुई है, मंद पड़ी हुई है, उसको लेकर एडिटोरियल है। तो लेटेस्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, जो भी ये येलो कलर में अंडरलाइंड पार्ट है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ कौन सी वर्ब है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लेटेस्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। लेटेस्ट मतलब नवीनतम, जो अभी भी नए आए हैं।
नेशनल राष्ट्रीय इनकम आय एस्टिमेट्स का मतलब पूर्वानुमान। तो हाल ही में राष्ट्रीय आय के जो नए पूर्वानुमान जारी किए गए हैं 21-22 के लिए, जो कि किसने जारी किए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका फुल फॉर्म होता है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने। ये एस्टिमेट्स जो हैं हैव पेयर्ड, पेयर जो शब्द है इसका मतलब होता है कटौती करना। पेयर का मतलब क्या होता है, कट डाउन। वर्ड्स बहुत सारे आप सीखेंगे आज के एडिटोरियल में। कट डाउन होता है रिड्यूस होता है, कम करना, डिक्रीज करना, ठीक है। तो इन एस्टिमेट्स ने ग्रोथ होप्स को कम कर दिया है फ्रॉम 9.2% टू 8%। पहले कहा था कि इतना ग्रोथ होगी, अब कह रहे हैं इतनी होगी, तो कम कर दिया। कंपेयर्ड टू किसकी तुलना में, 6.6% कॉन्ट्रैक्शन इन 2021, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इससे तुलना करने पर कि 2020-21 में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 6.6% का रहा था। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब श्रिंकेज होता है, संकुचन होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ में गिरावट आ रही है, संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब उसमें रिडक्शन हो रहा है, कमी आ रही है। तो ये एक सेंटेंस पूरा हुआ, फुल स्टॉप आ गया। अगर आप भी खुद से एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि एक सेंटेंस देख लीजिए पूरा फुल स्टॉप तक का, उसमें सब्जेक्ट वर्ब निकाल लीजिए, उसमें जो वर्ड डिफ़िकल्ट है उनको आप नोट डाउन कर लें, और नेक्स्ट एडिटोरियल से पहले वो सारे वर्ड्स और जो कुछ भी नया आपने सीखा होता है उसके अंदर उन सबको रिवाइज करके नेक्स्ट एडिटोरियल में जाएं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोई भी अखबार आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो लेटेस्ट जो नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है 2021-22 के लिए जो NSO ने रिलीज़ किए, इन एस्टिमेट्स ने ग्रोथ होप्स को कम कर दिया है, 9.2% से यहाँ ला दिया, ठीक है। किसकी तुलना में, 6.6% कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में, और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हुआ, 2021 में हुआ। GDP ग्रोथ जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। GDP जो है किसके लिए, इस अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के लिए, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्वार्टर का मतलब 3 महीनों का समूह, ठीक है। तो देखो GDP ग्रोथ जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 के लिए, मतलब क्वार्टर 3 के लिए, ये लास्ट क्वार्टर 3 है, और इसके बाद एक क्वार्टर 4 जो लास्ट क्वार्टर होता है किसी भी फिस्कल ईयर का, उसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4th क्वार्टर होता है। तो इसमें जो ग्रोथ है इज पैक्ड, पैक का मतलब होता है किसी को मतलब कोई भी एक निश्चित लेवल तक रखना। टू कीप समथिंग एट अ सर्टेन लेवल, किसी को एक निश्चित लेवल पर स्थिर कर देना, उसे कहा जाता है क्या, पैक्ड। तो Q3 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो रख दी कितनी, 5.4%, किसकी तुलना में, 0.7% की तुलना में जो रिकॉर्ड की गई थी इसी क्वार्टर में 2020 में। तो 2020 में Q3 का अगर देखोगे आंकड़े तो वो मिलेंगे आपको 0.7%, अब की बार कितना है, 5.4%। तो कह रहा है व्हेन द इकोनॉमी रिटर्न टू द ग्रोथ जोन, अब ये कह रहा है कि उस समय की बात है जब इकोनॉमी जो है वो लौटी थी किसमें, ग्रोथ जोन में, मतलब ऐसे जोन में, ऐसी स्थिति में आ गई थी कि वहाँ ग्रोथ होने लग गई थी। आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, किसके बाद 2 क्वार्टर्स जो हैं उसमें काफ़ी संकुचन आया था, काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन आया था, काफ़ी रिडक्शन हुआ था, उसके बाद की बात है। तो दूसरा ये पैराग्राफ हो गया आपका। दूसरे के अंदर GDP ग्रोथ जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब इज है, इज पैक्ड, पैसिव वॉइस दे रखा है आपको, ठीक है। और वैसे ये आप भी पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं इसको। फिर दूसरा है द इकोनॉमिक्स की वर्ब रिटर्न है। पैक्ड का मतलब टू कीप समथिंग एट अ सर्टेन लेवल होता है, किसी को एक निश्चित एक लेवल तक रखना, ये होता है। कंपेयर्ड के साथ में टू लगता है, तो ये कंपेयर्ड टू लगा हुआ है। तो कह रहा है GDP ग्रोथ जो है Q3 के लिए उसको 5.4% पर रखा गया है, 0.7% था पिछले साल अगर बात करें इसी तिमाही में। तो उस समय इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ जोन में लौटने लग गई थी, किसके बाद में, 2 क्वार्टर्स का जो एक बहुत ज़्यादा संकुचन देखने को मिला था उसके बाद में, ठीक है। आगे देखिए, फिर है यहाँ पे द हेडलाइन Q3 ग्रोथ नंबर। हेडलाइन क्या होता है, हेडलाइन नंबर का मतलब या हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब आप कह सकते हो कि इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को जोड़कर, अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर्स होते हैं उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, फूड और एनर्जी भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। उन सभी को जोड़कर जो आंकड़े हैं, तो Q3 का ग्रोथ नंबर जो है वॉज एक्सपेक्टेड, इससे ये एक्सपेक्ट किया गया, ये पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म, टू मॉडरेट फ्रॉम, मॉडरेट का मतलब संतुलित होना है, बैलेंस होना है, कि ये 20.3% और 8.5% से, है ना, रिकॉर्डेड
इन द फर्स्ट टू। तो पहले 2 क्वार्टर में 20.3%, फिर दूसरे क्वार्टर में 8.5% रिकॉर्ड किया गया था, बट नॉट एज मच एज इट हैज़, लेकिन उतना नहीं जितना कि इसमें है, इट की वर्ब हैज़ है। तो देखो पहला सब्जेक्ट था Q3 ग्रोथ नंबर। तो क्वार्टर 3 का जो हेडलाइन ग्रोथ नंबर है, हेडलाइन मतलब जो सभी चीज़ों को मिलाकर, फूड और एनर्जी को भी मिलाकर, अगर फूड और एनर्जी निकाल दोगे तो कोर इन्फ्लेशन कहलाएगा, फूड और एनर्जी को जोड़ोगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो हेडलाइन Q3 ग्रोथ नंबर जो है उससे ये एक्सपेक्ट किया गया टू मॉडरेट फ्रॉम दैट 20.3% एंड 8.5% रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट टू, कि भाई इस शुरुआत के जो 2 क्वार्टर्स थे उनमें पहले क्वार्टर में ये रहा, दूसरे में ये रहा, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा इससे कम रहेगा, ठीक है, बट नॉट एज मच एज इट हैज़, लेकिन उतना नहीं जितना कि थर्ड क्वार्टर में देखने को मिला है, ठीक है। ये इट आ रहा है थर्ड क्वार्टर के लिए। तो Q3 में जितना फिलहाल आंकड़े दिख रहे हैं उतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। GVA ये होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। ये कुछ इकोनॉमी के टर्म्स हैं, ये आपको अच्छे से अगर आप देख लेंगे इनको तो बार बार में जब एडिटोरियल्स पढ़ेंगे आप, इस एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इन विषय पर एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जैसे NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो काफ़ी बार हमने इस वर्ड को पढ़ लिया है तो इसलिए आसान है। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो लगेगा पता नहीं क्या चीज़ है NSO। तो GVA का फुल फॉर्म होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। ये है GVA का फुल फॉर्म, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें क्या होता है, GDP और GVA, GDP तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, ये GVA के अंदर सारा प्रोडक्शन, मतलब जो एक टोटल आउटपुट है उसके अंदर जो कीमत, उसकी वैल्यू जो उसकी है उसको देखा जाता है, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। भी कोई भी आपने उत्पादन किया पूरे वर्ष भर में किसी क्षेत्र विशेष में, तो उसके अंदर जो भी आउटपुट की वैल्यू होगी वो GVA है, लेकिन इसमें जो लागत कीमत है या टैक्स वगैरह लगता है उसमें, उसको हम शामिल नहीं करते हैं, उसको घटाकर जो वैल्यू आती है, मतलब ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर वो शामिल, इंटरमीडिएट कॉस्ट को शामिल नहीं करेंगे, उसको हम घटा देंगे, बाकी जो बच जाता है वो GVA लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है कि भी ग्रोस वैल्यू एडेड जो है प्रोजेक्टेड टू राइज, प्रोजेक्ट का मतलब अनुमान लगाना, जिसका ऐसा अनुमान था कि ये बढ़कर 8.3% हो जाएगी पूरे साल की अगर बात करें। किसकी तुलना में, कंपेयर्ड में 2 लग गया फिर से, 4.8% की तुलना में, 4.8% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था 2020-21 में इसकी तुलना में। तो कह रहा है रिकॉर्डेड, अब ये GVA की वर्ब आगे रिकॉर्डेड, ओनली 4.7% ग्रोथ। अब GVA में देखने को मिला कि ग्रोथ हुई केवल 4.7%, किसमें, Q3 में, क्वार्टर 3 में। Q3 मतलब क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला टाइम। फिर देख लीजिए GVA, अब GVA के बारे में बताया गया है कि ये प्रोजेक्टेड थी कि ये 8.3% तक जाएगी, पूरे साल का अनुमान ये था। किसकी तुलना में, 4.8% के कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में जो 2020-21 में हुआ, ठीक है। तो ये GVA जो है इसने रिकॉर्ड किया 4.7% ग्रोथ, किसमें, क्वार्टर 3 में। द ओवरऑल ट्राजेक्ट्री, जो ट्राजेक्ट्री शब्द है इसका मतलब पाथ होता है, इसका मतलब रूट होता है, ठीक है, रास्ता कह सकते हो। तो जो पूरा एक रास्ता है, पूरा जो ये पाथ है जिसमें हम ये देख रहे हैं सारे आंकड़े, इज अ टैड डिसहार्टनिंग। टैड का मतलब होता है लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। ये एडवर्ब है यहाँ पे, क्योंकि डिसहार्टनिंग जो है ये आपका, सॉरी इसने अब नाउन बना दिया इसको, डिसहार्टनिंग को ए लगा रखा है, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है फिर लिटिल बिट, या ये एडवर्ब भी होता है टू अ स्मॉल एक्सटेंट, ठीक है, कि थोड़े बहुत स्तर तक एडवर्ब भी होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। डिसहार्टनिंग का मतलब होता है डिस्करेजिंग। डिसहार्टनिंग का मतलब क्या है, डिस्करेजिंग, हतोत्साहित करने वाला। तो कह रहा है कि जो पूरा ट्राजेक्ट्री है, पूरा जो पाथ चल रहा है, पूरा ये जो रास्ता रूट देखेंगे आप, तो ये डिसहार्टनिंग है। ये कुछ ऐसा है कि जो आपको हतोत्साहित करता है, एनकरेज नहीं करता है। विद लिटिल कंफर्ट, अब लिटिल और फ्यू के बारे में मैंने काफ़ी बार आपको बताया पहले भी कि अगर इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं दे रखा हो तो फिर आप क्या करते हैं, इसके अंदर इसको आप पढ़ लीजिएगा नो। तो लिटिल को नो पढ़ लिया जाए अगर ए या दे इससे पहले नहीं है, तो लिटिल कंफर्ट का मतलब कोई भी कंफर्ट नहीं है। टू ग्लीन, ग्लीन का मतलब होता है ऑब्टेन या गेट, प्राप्त करना, ऑब्टेन या गेट, प्राप्त करना, ठीक है। तो इसमें कोई कंफर्ट नहीं है प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा।
इवन व्हेन, उस स्थिति में भी द नंबर्स आर स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब होता है यूनाइट या ज्वाइन। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे नए वर्ड्स आज के एडिटोरियल में, तो ये वर्ड्स देखिए लगातार आपको मिल रहे हैं। स्प्लाइस का मतलब यूनाइट या ज्वाइन, सभी आंकड़ों को जोड़ भी लिया जाए तब भी। तब देखिए सब्जेक्ट है GVA, वर्ब है रिकॉर्डेड। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो GVA जिसका अनुमान था कि ये बढ़कर हो जाएगा 8.3% तक चला जाएगा पूरे साल का अनुमान, किसकी तुलना में 4.8% के कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में जो 2020-21 में हुआ था। अब GVA आया केवल कहाँ पे 4.7% ग्रोथ। अनुमान तो ये था लेकिन मिला कितना 4.7% ग्रोथ Q3 में। अब ये जो नया सेंटेंस था उसमें ओवरऑल ट्राजेक्टरी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है, ए डिटर्मिनर है, टेड एडजेक्टिव है, डिसहार्टनिंग नाउन है। विद लिटिल कंफर्ट, लिटिल यहाँ पे डिटर्मिनर होगा, कंफर्ट नाउन होगा, विद प्रेपोजिशन होगा। तो कह रहा है कि ओवरऑल ट्राजेक्टरी जो है वो थोड़ी सी डिसहार्टनिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंफर्ट नहीं है, कोई कंफर्ट मिलने वाला नहीं है। उस स्थिति में भी, इवन यहाँ पे इम्फेटिक वे में है, जोड़ देने के लिए काम आता है। उस स्थिति में भी जब सभी नंबर्स को आप जोड़ लें, सभी नंबर्स को कंबाइन कर लें, तब भी आपको कोई कंफर्ट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर GVA एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड। अब कह रहा है कि अगर GVA आप देखें एक सेक्टर विशेष का, कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र में अगर GVA आप देखेंगे, GVA की फुल फॉर्म क्या थी, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ऐसे करके एक एक वर्ड को आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपको सारा चीज़ें आ जाएंगी। और पेन और नोटबुक लेकर बैठा करो भाई, पेन नोटबुक लेकर बैठोगे, जो भी नई चीज़ मिले उसको तुरंत नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट एडिटोरियल से पहले उसको रिवाइज करके आओ। ये प्रोसेस अगर लंबा चलाएंगे आप 6 मंथ्स या 1 ईयर तक के लिए, तो आपको एडिटोरियल पढ़ना आसान लगेगा, आप खुद भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर GVA जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्चुअली का मतलब वास्तव में एडवर्ब हो गया है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2.8% इन Q3, कब की बात है, Q3 की। तो ये Q3 के लिए वैन दे रखा है, क्योंकि वैन जो है वो टाइम बताता है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वैन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग वगैरह मान लीजिए, स्पेंडिंग मतलब खर्चा, पुश का मतलब आगे की ओर धकेलना होता है, ठीक है। वॉज एक्सपेक्टेड, उससे ये एक्सपेक्ट किया गया था, पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। टू बी रिवाइविंग इट्स फॉर्चून, रिवाइव का मतलब फिर से सक्रिय होना होता है, रीस्टोर करना होता है, रिवाइटलाइज होता है, रिससिटेट होता है, ब्रिंग टू लाइफ होता है, ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो रिवाइव जो शब्द है इसका मतलब है पुनः सक्रिय कर देना, तो यहाँ पे आप ब्रिंग बैक टू लाइफ कर सकते हो, ब्रिंग बैक टू लाइफ, या फिर आप कर सकते हो रिससिटेट, ये इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर GVA जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2.8% Q3 में, जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पुश जो है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करना है, बिल्डिंग्स बनाने में पैसा खर्च करना है, ये जो दबाव था वो ऐसा लग रहा था, ऐसा एक्सपेक्ट था कि ये रिवाइव करेगा इसके फॉर्चून को। फॉर्चून का मतलब भाग्य होता है, तस्वीर बदल देगा, हालात बदल देगा, स्थितियाँ बदल जाएंगी, ऐसा लग रहा था। मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्डेड, अब मैन्युफैक्चरिंग की बात ही हम कर रहे हैं तो उसके देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। मैन्युफैक्चरिंग ने रिकॉर्ड किया अ मेयर, मेयर का मतलब होता है ओनली। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र जो है उसने केवल इतनी % इंक्रीज देखने को मिली इन ए क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर में, ऐसी तिमाही में, दैट इंक्लूडेड इंडियाज एनुअल फेस्टिव बूम। ये तो ऐसा क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जिस समय फेस्टिवल्स होते हैं भारत में, जिस समय त्यौहार होते हैं और त्योहारों से मार्केट में बूम आता है, चीज़ें ऊपर जाती हैं, ठीक है। बूम का मतलब इंक्रीज है, फेस्टिव का मतलब फेस्टिवल से संबंधित है, फेस्टिव यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का काम करेगा, एनुअल का मतलब वार्षिक। तो ये वो क्वार्टर है, अब ये दैट आ रहा है इस क्वार्टर के लिए, तो इसकी वर्ब हो गई इंक्लूडेड, जिसके अंदर भारत का वार्षिक त्योहार की जो बूम है वो भी शामिल है। पॉसिबली इंडिकेटिंग, अब संभवतया इससे संकेत ये मिलता है, ये सिमल्टेनियस एक्शन है भाई, दो चीज़ें हो गई, एक तो बताया कि भाई इस क्वार्टर में ये रिकॉर्ड किया गया, और एक कारण बताया है कि ये वो क्वार्टर था जिसमें त्यौहार भी आए थे, तो यहाँ बूम मिलना चाहिए था, फिर भी आपको 0.2% का इंक्रीज देखने को मिला, तो ये इंडिकेट कर रहा है। तो जब दो काम साथ में हो और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में हो तो उसे ING फॉर्म में लिखते हैं, और इस घटना को ग्रामर की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो ये इंडिकेटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो संभवतः ये इंडिकेट कर रहा है दैट स्मॉलर फर्म्स रिमेन होबल्ड, कि छोटी छोटी जो फर्म्स हैं, छोटे कंपनीज जो हैं वो बनी हुई हैं क्या, होबल्ड। होबल्ड का मतलब क्या होता है, होबल का मतलब रोकना होता है, ठीक है ना। होबल्ड का मतलब क्या होता है, रोकना। तो आप इसको रोकना या फिर आप कह सकते हो हिंडर, ऑब्स्ट्रैक्ट,
हैम्पर, रुकावट डालना, हैमस्ट्रिंग भी हो सकता है, रुकावट डालना, व्यवधान डालना, ठीक है। रिमेन होबल्ड का मतलब अभी भी वो बिल्कुल उनमें व्यवधान पड़ा हुआ है, रुकावट डली हुई है उनके सामने। फिर देखिए मैन्युफैक्चरिंग की वर्ब रिकॉर्डेड थी, दैट रिलेटिव प्रोनाउन क्वार्टर के लिए था, इंक्लूडेड इसकी वर्ब थी, और दैट यहाँ पे कंजंक्शन है आगे वाला, स्मॉलर फॉर्म सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रिमेन है। रिमेन एक लिंकिंग वर्ब है, होबल्ड यहाँ पे इसका एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद याद रखिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही आता है, और कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ा बदलाव दिखाएंगी। आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कभी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन कभी भी एडवर्ब नहीं होता है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, द लार्जली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट, लार्जली मुख्यतया, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब जिसमें लोग ज़्यादा संपर्क में आते हैं, सेगमेंट का मतलब हिस्सा या भाग, किसका, ट्रेड का, हॉस्पिटलिटी मेज़बानी जिसमें होटल इंडस्ट्री आती है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज जो संबंधित है, इसमें टू लगेगा, रिलेटेड में टू लगेगा, ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित है। ऑल्सो कंटिन्यू टू लैंग्विश, लैंग्विश का मतलब धीमा पड़ जाना है, लैंग्विश का मतलब स्लो डाउन होना है, तो ये यहाँ पे लगातार धीमी पड़ती गई है, इसकी जो मतलब फोर्स है वो कम होता गया है। वेल बिलो प्री पेंडेमिक लेवल्स, जो पेंडेमिक से पहले का लेवल था उससे बहुत ज़्यादा नीचे है ये। आप एक बात याद रखिए, लेवल में जब आप ऊपर होने की बात करते हैं, लेवल में जब आप बात करते हैं ऊपर आने की, तब तो आपको लगाना होता है अबव, और जब आप लेवल में नीचे होने की बात करते हैं तो आपको लगाना होता है बिलो। तो लेवल में ऊपर की बात करेंगे तो अबव आएगा, लेवल में नीचे की बात करेंगे तो बिलो आएगा। ये लेवल में नीचे की बात है इसलिए बिलो आ रहा है, और वेल लगा रखा है तो ये एडवर्ब है इसका, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेगमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो कंटिन्यूड है, और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले कर रहे हैं, ये ध्यान रखना ही है आपको। लैंग्वेज का स्लो डाउन है, धीमा पड़ जाना है। दैट सेक्टर्स क्रिटिकल फॉर जॉब्स, सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, किसके लिए, जॉब्स के लिए, उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये इसकी वर्ब आ गई। आर स्टिल इन ट्रबल, स्टिल एडवर्ब होता है, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ। इन दो शब्दों में फर्क समझ लें, स्टिल से मतलब तो होता है इवन नाउ, और एक वर्ड होता है यट, ये होता है अंटिल नाउ, ठीक है। ये तो होता है अब तक, और ये होता है अभी भी। ये असर्टिव शब्द है, मीन्स ये सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा तब आएगा, और ये नॉन असर्टिव शब्द है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहे सेक्टर्स जो ज़रूरी हैं, जो महत्वपूर्ण है जॉब्स के लिए, वो अभी भी ट्रबल में है। अब ये जो बात है सेक्टर से लेकर यहाँ तक की, इस पूरी बात के लिए दैट यहाँ पे दे रखा है, और इस दैट के लिए यहाँ पे इज दे रखा है। ये बात जो है ये रिफ्लेक्ट होती है, मतलब दिखती है किसमें, इन प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग में, स्टेइंग बिलो, जो कि अभी भी नीचे बना हुआ है, स्टे का मतलब ठहरना कहीं पर, तो नीचे बना हुआ है प्री पेंडेमिक लेवल से, पेंडेमिक से पहले वाला जो समय था उस लेवल से भी नीचे बना हुआ है। तो सेक्टर्स की वर्ब है आर है, और इस पूरे क्लोज की वर्ब है वो इज है। ऑल्सो रिफ्लेक्टेड, ऑल्सो का प्रयोग देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब से पहले बता रखा है मैंने आपको। रिफ्लेक्ट का मतलब शो होना या डिस्प्ले होना होता है, तो वो सेक्टर्स जो कि जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी धीमापन बना हुआ है, वहाँ पर भी मुसीबतें चल रही है, और ये बात दिख रही है प्राइवेट कंजम्पशन में कि प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो प्री पेंडेमिक लेवल से कम है, ठीक है। द रीसर्जेंस, रीसर्जेंस का मतलब रिवाइवल है, किसी चीज़ का फिर से सक्रिय होना। तो रीसर्जेंस जो है रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल का मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, पास्ट 6% मतलब 6% से ज़्यादा, ठीक है, इन जनवरी में। तो जनवरी में जो रिसर्जेंस हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन का कि भाई 6% से अधिक रही खुदरा महंगाई, विद द ओवरहैंग ऑफ ए शार्प रिटेल फ्यूल प्राइस स्पाइक, और इस चीज़ के साथ कि मंडरा रहा है खतरा। ओवरहैंग का मतलब मैंने क्या बताया था, या तो लूम करना, मंडराना, या फिर नेगेटिव असर डालना। यहाँ पे खतरा मंडरा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल फ्यूल प्राइस स्पाइक आएगा। स्पाइक का मतलब इंक्रीज़ है, स्पाइक का मतलब अचानक से उछाल है, ठीक है, इंक्रीज है या सर्ज है,
इंक्रीज कह सकते हो, सर्ज कह सकते हो। तो अचानक से जो उछाल आएगा असेंबली पोल्स के बाद, तो ये जो चीज़ है कुड क्रीपल कंजम्पशन फर्दर, ये उपभोग को और आगे चल के और भी क्रीपल कर सकती है। क्रीपल का मतलब व्यवधान डालना है, ठीक है, रुकावट डालना है। हैमस्ट्रिंग, हैम्पर, ऑब्स्ट्रैक्ट, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो रिसर्जेंस है, इसकी वर्ब क्या है? रिसर्जेंस की वर्ब जो है वो कुड क्रीपल है। कुड मॉडल है, क्रीपल यहाँ पे बेस फॉर्म है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं, V0 लगाते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन रही जनवरी में 6% से ज़्यादा, तो इसका जो रिसर्जेंस है किसके साथ कि भाई अभी आपने देखा कि असेंबली पोल्स चल रहे हैं फिलहाल, तो अभी असेंबली पोल्स के बाद में यहाँ पे रिटेल फ्यूल प्राइस में स्पाइक देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा स्पाइक है। तो शार्प यहाँ पे उसी को बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कंजम्पशन को आगे चलकर और क्रिपल कर सकते हैं, व्यवधान इसमें डाल सकते हैं। कोर सेक्टर्स आउटपुट ग्रोथ, हेडलाइन सेक्टर का मतलब तो बताया था मैंने, उसमें एनर्जी और फूड भी शामिल है। कोर सेक्टर का मतलब 8 कोर सेक्टर हैं, जिसमें कुछ बता दूं आपको, फर्टिलाइजर आता है, कोल आता है, ठीक है ना, ये सब सीमेंट आती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं 8 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, वो सेक्टर्स की बात कर रहा है। तो कोर सेक्टर की जो आउटपुट ग्रोथ है, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, तो कोर सेक्टर जो है उसमें जो आउटपुट की ग्रोथ है जनवरी में, एंड परसिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेज, परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, या फिर आप इसे कह सकते हैं नॉन स्टॉप, या फिर आप इसे कह सकते हैं कांस्टेंट, मतलब लगातार बगैर रुके। तो कह रहे हैं कोर सेक्टर्स की जो आउटपुट ग्रोथ है जनवरी में, और लगातार जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जॉब लॉसेज चल रहे हैं, जॉब जा रहे हैं हाथ से, इन फरवरी, ठीक है। तो जनवरी के अंदर तो देखा कि कोर सेक्टर की आउटपुट ग्रोथ, और फरवरी सेक्टर में देखा कि लगातार मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉसेज हो रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब ये बता रखा है, PMI ने इंडिकेट किया, इंडिकेट संकेत करना, PMI एक इंडेक्स है, इसने बताया है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होती है, तो इसने बताया है, ये सजेस्ट करते हैं दोनों चीज़ें, एक तो ये ग्रोथ जनवरी की और जॉब लॉसेज फरवरी के, ये दोनों मिलकर दर्शाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि दीज पीसेज ऑफ रिकवरी, कि ये जो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर रिकवरी हो रही है इकोनॉमी की, रिकवरी पजल जो है, विल नॉट बी फिक्स्ड इन अ हरी, वो जल्दीबाजी में फिक्स नहीं होगी। ये जो रिकवरी पजल जो है, मतलब इकोनॉमी थोड़ा सा बूम करती है फिर नीचे आ जाती है, इतनी ज़्यादा बूम भी नहीं है, तो ये जो समस्या बनी हुई है ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। ये फ्रेज आप अच्छे से याद कर लें, इन हरी होता है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं, ए को हटा के इन हरी गलत हो जाएगा, फिक्स्ड फ्रेज है, इन अ हरी ए लगेगा इसमें, ठीक है। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी है, इट की वर्ब मीन्स है, और मीन्स मैन वर्ब है तो ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है। इसका मतलब ये भी है दैट की द 4.8% ग्रोथ अजम्पशन फॉर Q4, कि भाई Q4 के लिए अनुमान है ग्रोथ का, ये अजम्पशन जो है इसका मतलब गैस है, अनुमान है, या कंजक्चर है, या फिर आप इसे स्पेक्यूलेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका ये भी मतलब है कि 4.8% ग्रोथ अजम्पशन जो है Q4 के लिए बिल्ट इनटू का मतलब होता है शामिल करना, किसी चीज़ का हिस्सा मान लेना, इसमें आप ये भी शामिल कर लो। 8.9% ग्रोथ कैलकुलेशन इस साल की, तो ये जो है अनुमान में, इसकी वर्ब है, मे बी टू ऑप्टिमिस्टिक, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब आपने आशा लगा ली है। टू है वो नेगेटिव होता है वर्ड, और आवश्यकता से अधिक है इसलिए नेगेटिव है, तो ऑप्टिमिस्टिक तो रहें आप, ठीक आपने रखा है, लेकिन ज़्यादा ही आपने आशा लगा ली है, तो ये इतना भी आपको ज़्यादा आशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पैसिमिस्टिक होता है, ठीक है। तो ये 4% ग्रोथ अजम्पशन है, इसकी वर्ब में बी है, टू एडवर्ब है, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, दीज पोर्टेंट्स, पोर्टेंट का मतलब होता है ओमेन, मतलब संकेत को बोलते हैं, ठीक है। पोर्टेंट का मतलब आपका जो घटना घटने वाली है, वो जो एक साइन मिलता है आपको पहले से, उसको बोलते हैं पोर्टेंट्स। पोर्टेंट्स है नाउन, दीज है एडजेक्टिव। तो ये जो संकेत हैं, आर फार फ्रॉम कंफर्टिंग, ये हो गया इसकी वर्ब, ये कंफर्ट से काफ़ी दूर है, कंफर्ट का मतलब राहत देना होता है। तो ये जो पोर्टेंट्स हैं, ये जो संकेत हैं, ये मतलब आपको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, कंफर्ट से काफ़ी दूर है ये संकेत। इवन इन अ बिजनेस एज यूजुअल सिनारियो, किस में बात कर रहा है, यहाँ तक कि हम सामान्य की तरह अगर बिजनेस सिनारियो की बात करें कि भाई अभी फिलहाल माहौल बिजनेस का चल रहा है, उस सिनारियो, उस स्थिति में, कंडीशन में, फॉर एन इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए दैट हैड रिकॉर्डेड सेवरल क्वार्टर्स ऑफ मॉडरेटिंग ग्रोथ, जिसने कि रिकॉर्ड किया, सेवरल क्वार्टर्स का मतलब अनेकों तिमाही ऐसी गई है इसमें जिसमें मॉडरेटिंग ग्रोथ,
जिसमें ग्रोथ को मॉडरेट किया गया है। बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक टिप्ड इट ओवर। टिप ओवर का मतलब होता है फॉल ओवर, गिरना। तो जब इकोनॉमी को गिरा दिया था कोविड-19 पेंडेमिक ने, उसके बाद बैलेंस होने में कुछ क्वार्टर्स ऐसे थे जिसने इसको बैलेंस किया है, जहाँ पे ठीक ठाक सी ग्रोथ रही है। ठीक है, तो दीज पोर्टेंट्स की वह बार है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फार फ्रॉम कंफर्टिंग, कंफर्ट से काफ़ी दूर है ये संकेत। उस स्थिति में भी जब बिजनेस यूजुअल से एक एज यूजुअल सामान्य की भांति बिजनेस सिनारियो बना हुआ है एक ऐसी अर्थव्यवस्था में, दैट आ रहा है इस अर्थव्यवस्था के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, एक ऐसी अर्थव्यवस्था दैट हैड रिकॉर्डेड सेवरल क्वार्टर्स, जिसने कि रिकॉर्ड किया, सेवरल क्वार्टर्स का मतलब अनेकों क्वार्टर्स, किसके, मॉडरेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को मॉडरेट करने के। ये आपका प्रेपोजिशन हुआ, तो ये आपका आईएनजी लग गया। बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक टिप्ड इट ओवर, किससे पहले कि कोविड-19 पेंडेमिक ने इस चीज़ को मतलब इस इकोनॉमी को गिरा दिया, या फिर कहें कि इसको क्रैश कर दिया, उससे पहले काफ़ी सारे क्वार्टर्स ऐसे रहे कि यहाँ पे मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिली थी। इंडिया में हैव कॉप्ड बेटर विद, कॉप विद, ये जो एक दे रखा आपको, इसका मतलब डील विद होता है, इसका मतलब डील करना होता है। तो कह रहा है कि इंडिया में हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये एक तो बात कि भाई ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ऐसा एक संभावना बताने के लिए है। जब किसी मॉडल का पास्ट बनाते हैं तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि इंडिया में हैव कॉप्ड बेटर, हो सकता है कि भारत यहाँ पे अच्छे से डील करता है ना, हो सकता है कि भारत ने अच्छा डील किया हो, किसके साथ, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ भारत ने अच्छे से डील किया हो। बट एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स हैव रीजन ड्रामेटिकली, लेकिन जो बाहरी रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन कारकों से, जिन फैक्टर से बाहर से खतरा पैदा होता है, उन खतरों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ड्रामेटिकली मतलब एक्सपोनेंशियली हुई है, काफ़ी ज़्यादा हुई है, रैपिडली हुई है, ये कह सकते हैं। लार्ज सेंट्रल बैंक्स मूव्स, लार्ज बड़े सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे केंद्रीय बैंक आरबीआई है, ठीक है। मूव्स मतलब हो गया कदम, ठीक है। तो बड़े जो केंद्रीय बैंक हैं उनके जो कदम हैं, किस चीज़ के, टू टाइटन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टाइटन करने के, लिक्विडिटी मतलब कैश होता है, टाइटन मतलब उस पर पकड़ बना के रखने की, फास्टर देन एक्सपेक्टेड, काफ़ी तेज़, किसकी तुलना में, जितना एक्सपेक्ट किया गया है उसकी तुलना में, फास्टर डिग्री कंपैरेटिव, इसलिए देन आ रहा है। इन द फेस ऑफ, ये इन द फेस ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, जब आपका सामना होता है इस चीज़ से, व्हेन कन्फ्रंटेड विद, जब सामना होता है। अच्छा याद रखिएगा, इन द फेस ऑफ का मतलब डिस्पाइट भी होता है, के बावजूद, ठीक है। सोरिंग का मतलब इंक्रीजिंग कह दीजिए, ठीक, बढ़ते हुए या काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हुए। रन अवे जो है इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड या आउट ऑफ कंट्रोल्ड, अनियंत्रित। ऑयल प्राइसेस बताइए, हैव रोइल्ड, रोइल्ड का मतलब अपसेट करना है फाइनेंशियल मार्केट में वित्तीय बाजारों को। तो लार्ज सेंट्रल बैंक्स के जो मूव्स हैं, किस चीज़ के, कि लिक्विडिटी को टाइटन किया जाए, जितना एक्सपेक्ट किया गया है उसकी तुलना में ज़्यादा तेज़ गति से, किसके चलते, बढ़ती हुई महंगाई के चलते। महंगाई किसके कारण हो रही है, अनियंत्रित जो तेल की कीमतें हैं उसके कारण ये महंगाई ड्रिवन है, ड्रिवन का मतलब ये प्रेरित है, कोज्ड है, इसके कारण ये हुई है, ठीक है। तो इन मूव्स ने, ये मूव्स की वर्ब हो गई है रोइल्ड, इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट्स को क्या कर दिया है, इन्होंने फाइनेंशियल को अपसेट कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। द अनचार्टर्ड इम्प्लीकेशन, अनचार्टर्ड मतलब जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिनके बारे में अभी सोचा नहीं गया है, ठीक है। ये अनएक्सप्लोर्ड जो इम्प्लीकेशंस का मतलब निहित अर्थ होता है, हिडन एक कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हो, या फिर आप कहें कि हिडन मीनिंग कह सकते हो। तो कह रहा है कि जो क्षेत्र, जो ऐसे परिणाम हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने एक्सप्लोर नहीं किया, सोचा नहीं है, अराइजिंग जो कि अराइज हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं मतलब राइज हो रहे हैं, उठ रहे हैं, निकल रहे हैं, फ्रॉम द यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन के संकट से, ओनली एड टू द चैलेंज। तो आपके सामने चुनौती तो है ही, लेकिन इस चुनौती को और भी ज़्यादा बड़ा कर देगा, यूक्रेन में जो संकट चल रहा है उसके कारण ये चुनौती और बड़ी हो जाएगी, महंगाई और बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम गियरिंग अप, गियर अप का मतलब होता है गेट रेडी, प्रिपेयर होना, तैयार होना। अपार्ट फ्रॉम एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है या तो एक्सेप्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट कह सकते हो, के सिवाय कह सकते हो, या इसका मतलब बिसाइड्स या इन एडिशन टू होता है, कि अतिरिक्त कह सकते हो। अपार्ट फ्रॉम गियरिंग अप टू प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट का मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन स्पाइक्स, तो कह रहा है कि इस चीज़ के अलावा कि भाई हम गियरिंग अप तैयारी कर रहे हैं कि हम जो इन्फ्लेशन स्पाइक्स है, इंपोर्टेड मतलब जो हम लेकर आए हैं ये स्पाइक, मतलब ये जो बढ़ोतरी है
महंगाई की जो महंगाई में बढ़ोतरी जो हो रही है, तो उसमें जो महंगाई है, मतलब आप जो चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, मतलब आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब आप खुद उसको लेकर आते हैं अपने पास, तो इस चीज़ के अलावा कि भाई तैयारी कर रहे हो आप कि भाई इन्फ्लेशन स्पाइक्स को रोकना है, द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट को इसके अलावा ये भी ज़रूरत है किस चीज़ की, ये इसकी वर्ब हो गई, टू एक्सटेंड ग्रेटर पॉलिसी सपोर्ट, कि गवर्नमेंट जो है और ज़्यादा अच्छा पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पे एक्सटेंड करे, एक्सटेंड का मतलब यहाँ प्रोवाइड करे, ठीक है। प्रेफरेबली, मतलब इसमें प्रेफरेंस इस बात की होनी चाहिए, प्राथमिकता इस चीज़ की होनी चाहिए, गोइंग बियॉन्ड क्रेडिट गारंटी ऑफर्स, कि ठीक है गवर्नमेंट ये तो करती आई है कि आपको लोन मिल जाएगा, लोन की गारंटी ऑफर कर रही है, उसके अलावा भी कुछ करे टू सेक्टर्स, ठीक है। अब ये सपोर्ट किसको एक्सटेंड करना, तो एक्सटेंड में लग गया टू, ये सपोर्ट एक्सटेंड करना है स्टिल इन द डोल्ड्रम्स, ऐसे सेक्टर्स में जो अभी भी क्या है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इन द डोल्ड्रम्स का मतलब होता है नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो वो सेक्टर जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट एक्सटेंड करें, ये गवर्नमेंट को जरूरत है। इट ऑल्सो नीड्स, इट यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है, नीड्स इसकी वर्ब है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले है। इसको जरूरत इस चीज़ की भी है टू एक्सर्ट ग्रेटर एनर्जी, कि ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करे, एक्सर्ट का मतलब लगाना है, यूज करना, यूटिलाइज करना है, कि अधिक एनर्जी यहाँ पे लगाए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए इट्स ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्लान्स गेट ऑफ द ग्राउंड, गेट ऑफ द ग्राउंड का बिगिन होना, स्टार्ट होना, शुरू होना, कि ये सुनिश्चित करे कि इसका जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्लान्स हैं, कि बिल्डिंग बनाने में बहुत अधिक पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट, है ना, वो जल्दी स्टार्ट हो जाए, फास्टर हो, टू हैव ए सैल्यूटरी इफेक्ट, ताकि इसका लाभदायक असर पड़े, बेनिफिशियल एक इफेक्ट पड़े ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। इट की वर्ब नीड्स, एक्सर्ट का यूज या यूटिलाइज, गेट ऑफ द ग्राउंड फ्रेज है, इसका मतलब स्टार्ट होना, सैल्यूटरी का मतलब बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल या यूजफुल एडजेक्टिव है। तो इसको जरूरत है गवर्नमेंट को कि और अधिक ऊर्जा लगाए, किसके लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रैंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग प्लान्स जो हैं वो शुरू हों, तेज गति से हों, और किस लिए, ताकि इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़े। द मल्टी लेयर्ड अनसर्टेनिटीज, तो अनसर्टेनिटीज अनिश्चितताएं, लेयर का मतलब परत, मल्टी मतलब अनेकों, अब अनिश्चितताएं भी कई परतों में है, कई लेवल पर हैं, ठीक है। अहेड मतलब आगे, ये अनसर्टेनिटीज नेसेसिटेट, आवश्यक बना देती है, टू मेक नेसेसरी, ये जरूरी बना देती है, दैट की पॉलिसी मेकर्स कट नो स्लैक, कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो, मतलब ऐसा कहा था ना कि लेस हार्श होना, लेस स्ट्रिक्ट होना, कम सख्ती बरतना, तो सख्ती कम ना करें, है ना, नो लगा दिया। इधर इन एक्शन, ना तो एक्शन में और ना रिएक्शन में, ना क्रिया में ना प्रतिक्रिया में, ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड अनसर्टेनिटीज जो है आगे वो जरूरी बनाती है इस बात को कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो यहाँ पे सख्ती कम ना करें, ढीले ना पड़े, ना तो एक्शन में और ना रिएक्शन में। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।